Hello everyone, welcome back once again in our chemistry class. Today in this video we are going to learn about neutralization reaction and pH scale. These two play a vital role in our daily life. So let's get started with our topic. Let me open my slideshow. Okay. So what is neutralization reaction? अभी तक हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात जानी है. Whenever, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं सॉल्ट एंड वाटर. इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लेकिन अब बात ये आती है, ये तो हमने इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा कि भाई जब एसिड और बेस आपस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर दे देते हैं. लेकिन इस इक्वेशन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय neutralization? This thing we have to learn about. See, whenever acid dissolve in water, it provides H positive ion. Whenever base dissolve in water, it provides OH negative ions. In the result, this positive ion gets neutralized by OH negative ion to form water. Water is basically neutral compound. Neutral means it does not have any property of acid and it does not have any property of base also. That's why this reaction is considered as neutralization reaction. But इसमें तो सॉल्ट भी फॉर्म हो रहा है, तो सॉल्ट का भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए. तो जो भी इस इक्वेशन में प्रोडक्ट फाउंड होगा वो न्यूट्रल होगा. न्यूट्रल का मतलब ना ही इसमें कोई एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना ही इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. इसका मतलब अगर सॉल्ट को लिटमस पेपर, फिनोप्सिलिन, मिथाइल ऑरेंज में अगर हम डिप करेंगे तो वो सारे के सारे जो रिजल्ट अपने न्यूट्रल कंपाउंड के लिए देते हैं वो ही इस सॉल्ट के लिए भी देंगे. तो इस वजह से इस कंप्लीट रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है. इसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग. सपोज ये रिएक्शन ध्यान देना कब होगी, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट होंगे तभी जाके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगा. अदरवाइज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा. होगा बट पार्शियल होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा. कहने का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम कोई सा भी ले लें तो HCl ले लेते हैं. स्ट्रॉन्ग बेस अगर NaOH. अब इनको स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहा, ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बातें करी थी कि वो एसिड जो वाटर में डिसॉल्व होने पे कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएं उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. इसका मतलब जितने भी इसमें H कंटेन कर रहा है वो सारे के सारे सेपरेट हो जाएं. सर अब एसिड तो CH3COOH एसिटिक एसिड भी था, पर जब हम इसको आयनाइज्ड कर रहे थे तो एक चीज देखने को मिल रही थी कि ये जो हाइड्रोजन है ना ये कार्बन के साथ एसोसिएट ही रहता है आयोनाइजेशन के बाद भी. तो इस वजह से इन एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहा गया. सेम विद द बेस. OH नेगेटिव अगर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है. Thus in the formation of product we will get salt plus water. अब ऐसे तो समझ आया नहीं होगा. इसको आयनाइजेशन अगर हम करके देखें तो देखो क्या होने वाला. वी कैन राइट H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव लिख सकते हैं क्योंकि आयोनाइज्ड भी आते हैं, प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. अगेन वी कैन राइट दिस थिंग Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O.
अब इसको आयनाइज्ड करके क्यों नहीं लिखा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे H2O को ऐसे क्यों रहने दिया, क्योंकि ये सब आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी तब शो कर रहे हैं जब ये वाटर में डिसॉल्व हुए हैं, ठीक है। यानी ये इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन है। तो जब भी ये वाटर में डिसॉल्व होंगे तो आयनाइज्ड होंगे, इस वजह से वाटर को वाटर ही रहने दिया, वाटर तो आयनाइज्ड होगा नहीं, वाटर में ही प्रेजेंट है ये सारे के सारे। अब क्या होगा, क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव कैंसल आउट, सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव कैंसल आउट। In the result, what we will have, H positive plus OH negative gives H2O। सिर्फ वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, बाकी सब आपस में कैंसिल हो गए हैं। एंड वाटर इज न्यूट्रल कंपाउंड, इस वजह से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। रिमेंबर वन थिंग, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। वीक एसिड और वीक बेस नेवर गिव कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रीजन, क्योंकि जो उनमें H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस होते हैं वो कभी भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। अभी बताया था CH3COOH, इसका अगर हम आयोनाइजेशन करेंगे तो हमको सिर्फ ये देखने को मिलेगा क्या हाइड्रोजन इसमें अभी भी कंटेन हो रखा है, ठीक है। तो ऐसे एसिड से ऐसे बेसिस को हम बोलते हैं वीक एसिड या वीक बेस। ये हमने एसिड बेस के बारे में बातें जब करी थी तब बताया था। तो ये कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे। रिमेंबर द थिंग, दोनों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि तभी जाके कंप्लीट आयनाइजेशन होगा और तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होगा, और यही रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगा। अगर हमारे पास सपोज ऐसा कुछ है, वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, इस केस में हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो परफॉर्म तो होगा, लेकिन वो फास्ट नहीं होगा। ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस वजह से नहीं कहेंगे। सपोज एक रिएक्शन देख लेते हैं, वीक एसिड हम ले लेते हैं CH3COOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम ले लेते हैं NaOH, प्रोडक्ट क्या मिलेगा सर, प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3COONA यानी सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। हुआ ये OH नेगेटिव आयन ने इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं किया, यानी इस जो हमें ये प्रोडक्ट मिला है इसमें अब भी OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट हैं, विच विल शो बेसिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो रिएक्शन होगी ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म होंगी। अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं, इसको वीक बेस ले लेते हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा मिलता है सर, एसिडिक मिलेगा, ठीक है। एक ही केस में न्यूट्रल मिलेगा जब दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी जाके न्यूट्रल मिलेगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच देख लेते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कैसे कह सकते हैं कि ये बात तो हमने थ्योरेटिकली बता दी कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ये सब होता कैसे है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर हम इसका देखना चाहें, अगर हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना चाहें तो एक ये मान के चलो, सपोज एक फ्लास्क ले लो, ठीक है। फ्लास्क ले लिया हमने, इस फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली बेस होगा। वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें बेस होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी बेस का कोई कलर वलर होगा नहीं, ठीक है। अब इसमें हम सपोज एक इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं। इंडिकेटर अगर हम ऐड करना चाहें तो फिनोल्फ्थालीन को ऐड कर लेते हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहे हैं इसका। हम जब इसमें फिनोल्फ्थालीन ऐड करेंगे, सपोज 2-3 ड्रॉप्स हमने इसमें फिनोल्फ्थालीन ऐड कर लिया,
ये 10 ml अमाउंट ले लेते हैं इसका। जैसे हम इसमें 2-3 ड्रॉप फेनोफ्थिलीन का ऐड करेंगे तो बताओ NaOH का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आंसर बताएंगे सभी लोग, अगर याद होगा तो। भाई ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब बेस फेनोफ्थिलीन में ऐड होता है तो वो कौन सा कलर दे देता है, पिंक कलर दे देता है। अब ये जो सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट है, ये पिंक कलर का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। आई इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें क्या करो, एक ब्यूरेट ले लेते हैं, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताया जा रहा है। ब्यूरेट में HCl प्रेजेंट है, यहाँ पे ये बीकर हमने प्लेस कर दिया जिसमें पिंक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। पिंक सॉल्यूशन किस किस का प्रेजेंट है भाई, NaOH और फिनोक्सिलिन का प्रेजेंट है। अब जैसे ही हम इसमें HCl की मैंने एक ड्रॉप डाली तो हमने देखा अभी तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। 2 ड्रॉप डाली, 3 ड्रॉप डाली, और ड्रॉप्स डालता रहा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पिंक कलर है ये फैट होता दिखेगा। फैट का मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस होता रहेगा। कलरलेस होने का मतलब है कि ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया है वापस HCl और NaOH के कॉम्बिनेशन से, ये कैसा बन गया है, न्यूट्रल बन गया है। क्यों? क्योंकि इसमें फिनोक्सिलिन भी तो प्रेजेंट है, और फिनोक्सिलिन बताता है कि अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये एक इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है। जिस पॉइंट पे ये सॉल्यूशन का कलर चेंज होके कलरलेस हो गया उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट, उसे हम कह देते हैं एंड पॉइंट। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि एंड पॉइंट किसे कहा जाता है। अगर हम बोले कि न्यूट्रलाइजेशन में एंड पॉइंट क्या है, तो एंड पॉइंट वो है कि जहाँ पे हमने एक इंडिकेटर में सॉल्यूशन को ऐड किया था, उसका कलर चेंज हो चुका था, फिर हमने उसमें एसिड डाला है। अभी इस प्रैक्टिकल के हिसाब से एसिड को हमने ऐड किया है उसमें, तो कलर देखने को मिला है कि वापस से कलरलेस हो गया है, तो उसको कहते हैं हम एंड पॉइंट है। इसमें और भी चीजें देखने को मिलती है कुछ प्रैक्टिकल, अगर हम लाइव एप्लीकेशन देखने को बारे में बात करें। सो लेट मी इरेज द थिंग्स। अगर हम इसमें लाइव एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशन है हमारे पास। सबसे पहले एसिडिटी का प्रॉब्लम, ये हमने एसिड और बेस में भी बताया था। एसिडिटी के प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात करें तो ओल्ड एज में क्या होता है कि स्टोमक में एसिडिटी का प्रॉब्लम होने लग जाता है जब धीरे धीरे इंसान बूढ़ा होता है। तो एसिडिटी का प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस होता है जिस जो HCl को कंटेन करता है स्टोमक में। अभी लिख के बताते हैं कौन सा जूस प्रेजेंट होता है, आई थिंक इतना स्पेस बहुत होगा। क्या होता है स्टोमक में, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। सारे के सारे पॉइंट्स नोट कर लेना। इसमें HCl का अमाउंट बढ़ जाता है। अब जब HCl का अमाउंट बढ़ जाता है तो पेट में दर्द, एसिडिटी होने लगता है। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग जो प्रोडक्ट यूज करते हैं न्यूट्रल करने के लिए, अभी HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। क्या क्या यूज करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का अगर हम केमिकल फॉर्मूला के बारे में बात करें तो उसका होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये कुछ जनरल लाइफ के एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल एसिडिटी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज होता है। अगर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो हमको पता है कि जो बीज होते हैं, आंट्स होते हैं, उनमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है उनके डंक में। तो जब ये हमको बाइट कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हम पे एक
स्वेलिंग से आ गया है क्योंकि पॉइजनस इफेक्ट हो जाता है। तो अब इस पॉइजनस इफेक्ट को, अब उसमें एसिड है तो सब बोलेंगे सर बेस का यूज करना चाहिए। तो कौन सा बेस का यूज करेंगे? यूजुअली एक ऐसा सोप का यूज करेंगे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करे। तो जब भी कोई बी वगैरह हमें काट ले तो हम सोप रब करेंगे वहां पे, ठीक है। सोप को रब करेंगे तो वापस वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें अगर हमें, तो जो फार्मर्स यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन को, सॉइल में एसिडिटी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? रेन की वजह से बढ़ जाता है, हमने बताया था। एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्लैकेट लाइम का यूज करते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लेके। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तो कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है पीएच स्केल। अब हम जो बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। पीएच स्केल के बारे में आज हम बातें करेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, क्या इसका यूज है, और क्या क्या टर्म्स इससे हमारे पास जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये है क्या। देखो भाई, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक कंपाउंड ले रहे थे और हम कह रहे थे कि ये एसिड है या बेस है, उसमें इंडिकेटर का यूज कर लो। अरेनियस आया, अरेनियस ने कहा कि वाटर में ऐड कर लो। देखो H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो एसिड हो गया, OH नेगेटिव दे रहा है तो बेस हो गया। लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि ये कंपाउंड कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ को नहीं बता पाया था कोई भी। तो एक ऐसा इंडिकेटर आया सोरेनसन के थ्रू, जिन्होंने बताया कि हम एक कंपाउंड का स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ एसिड एंड बेस। अब कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या करा, एक पीएच स्केल डेवलप कर दिया। इनिशियल फेज में वो बियर की एसिडिटी को चेक करने के लिए उन्होंने पीएच स्केल डेवलप किया था, जहां पे पी का मतलब था पोटेंज। अब ये पोटेंज क्या होता है? पोटेंज एक जर्मन वर्ड है। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर। ठीक है सर, इसका मतलब पावर है। एच का क्या मतलब है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये पीएच का मतलब है। तो इन्होंने कहा कि अब एक ऐसा स्केल बनाया जाए, क्योंकि सारे के सारे कंपाउंड हाइड्रोजन आयन को कंटेन करते हैं। तो उनकी कंसंट्रेशन में को लेके कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, उसको लेके हम लोग एक कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक स्केल का फॉर्मेशन हो गया जहां पे 0 से 14 तक नंबर्स दे दिए गए। एक स्केल ऐसा बना दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस तरीके से का एक स्केल डेवलप कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 आए तो वो कंपाउंड होगा न्यूट्रल। ठीक है, पीएच वैल्यू 7 आए तो इसको मिड टर्म ले लिया गया। अब कहा अगर किसी भी कंपाउंड की 7 से कम वैल्यू आए तो उसको कहेंगे एसिड। 7 से जितनी ज्यादा कम आएगा हम उसको बोलेंगे उतना ज्यादा एसिडिक है। सपोज किसी के 6 है, किसी की 5 है, तो पीएच वैल्यू 5 वाले की हम बोलेंगे ये ज्यादा एसिडिक है। पीएच वैल्यू 4 हम कहेंगे और ज्यादा एसिडिक है। पीएच वैल्यू 3 और ज्यादा एसिडिक है। यानी जितना नीचे जाएंगे उतना एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगा। 7 से मूव करना है हमने। एक तरीके से उसको नंबर लाइन ले लेंगे कि 0 है, 0 से ही मूवमेंट हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है, 7 से स्टार्ट करना है कि 7 से अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगा। अब अगर हम 7 से राइट साइड